अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। आजकल वीडियोस का दौर है, हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो सामने आ जाती है और बाज़ दफ़ा ऐसी वीडियोस सामने आ जाती हैं जो किसी शख्सियत के पूरे कैरियर को तबाह बर्बाद करके रख देती हैं या ऐसा धचका पहुंचाती हैं जिससे संभलना मुश्किल हो जाता है। सरदार तनवीर अलियास का नाम आपने सुना होगा यकीनी तौर पर, क्योंकि इस वक्त वो ख़बरों में है बहुत ज़्यादा। सेंटोरस मॉल के मालिक हैं और इस वक्त वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं आज़ाद कश्मीर में। उनकी पहले भी वीडियो सामने आई और अब एक और वीडियो सामने आ गई है और इस वीडियो ने इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी हैं, क्योंकि एक वीडियो सामने आने के बाद उनका जो वज़ारत उज़्मा के लिए जाने के लिए जो रास्ता था वो एक तरह से उसका कुआड़ बंद हो गया। अब ये जो दूसरी वीडियो आ गई है इसके नतीजे में अब दरवाज़ा मुकम्मल बंद हो जाएगा और उसकी वजह भी है कि एक तनवीर अलियास साहब ने आज़ाद कश्मीर की मुहिम के ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दी। तकरीबन अरब रुपए तो उन्होंने कहीं लगा दिए हैं, इस पर इसमें कोई दो राय नहीं। और 1 अरब रुपया उन्होंने वैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया है एक अपने लिए वज़ारत उज़्मा की सीट लेने के लिए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो नई वीडियो सामने आ रही है उससे ये खासी हद तक उम्मीद बन गई है कि उनके लिए अब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये वीडियो देखें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर जो मौसूफ़ हैं मोहम्मद फ़हीम साहब, ख्वाजा फ़हीम साहब, वो क्या रहे हैं और इससे पहले कौन सी वीडियो सामने आई थी जिसने तनवीर अलियास साहब के लिए जो रास्ता है वो और ज़्यादा मुश्किल बना दिया था। ख्वाजा फ़हीम साहब ऐसी ये एक दरख्वास्त गुजार हैं और इन्होंने ये जो वीडियो है इसके अंदर वो वाक़या बयान कर रहे हैं जो उनके साथ सरदार तनवीर अलियास साहब की तरफ से पेश आया। और वो ये बता रहे हैं कि सरदार तनवीर अलियास से मेरी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद हमने एक पार्टी में जाना था, यानी कि इफ्तार डिनर था जहाँ पे इनकी मुलाकात हुई और उसके बाद इनकी दोबारा एक मुलाकात तय हुई और इस मुलाकात के जाने के लिए इनके कुछ नंबर्स के एक्सचेंज हुआ। ख्वाजा फ़हीम साहब कहते हैं कि मेरा ताल्लुक भी एक बिज़नेस कम्युनिटी से है और मैं सेंटोरस के अंदर जो इनका शॉपिंग प्लाजा है वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना चाहता, तो इसलिए मेरी इनके साथ कोई राब्ता शाब्ता हो गया। और इसके अलावा ये जो हैं सरदार तनवीर अलियास साहब, इनकी एक रेजिडेंशियल स्कीम भी है, हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम है ताज रेजिडेंशिया। अच्छा खैर, इस मुलाकात के बाद इनका आपस के अंदर नंबर्स का एक्सचेंज हुआ और ख्वाजा फ़हीम साहब के मुताबिक जो सरदार तनवीर अलियास साहब हैं इन्होंने उनको कुछ ऐसे मैसेजेस भेजे जो नामुनासिब थे और तकरीबन आप समझें कि वैसे मैसेज भी भेजे और तकरीबन वैसी वीडियोस भी भेजी जो मौलवी अब्दुल अजीज़ की जारी हुई थी। तो कुछ दिन पहले आपको याद है वो मदरसे वाले मौलवी की एक वीडियो जारी हुई थी, बड़े बारेश से मौलवी थे। उनकी तरफ से भी जो तनवीर अलियास साहब है उन्होंने ख्वाजा फ़हीम को भी कुछ ऐसा ही सेक्सुअल मटीरियल ट्रांसमिट किया ये अपने जो मोबाइल फ़ोन है इसके ज़रिए। और ख्वाजा फ़हीम साहब कहते हैं कि ये मामला ऐसा था जिससे मैं परेशान हो गया कि यार ये बंदा इसके साथ मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये आगे से मुझे ये जो सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है और मुझे फोश किस्म के मैसेजेस भेज रहा है और ये अजीबोगरीब किस्म की वीडियोस भेज रहा है जो होमोसेक्सुअलिटी से रिलेट करती थी। अच्छा, उसके बाद ये जो ख्वाजा फ़हीम साहब हैं इन्होंने तनवीर अलियास साहब से कहा कि जनाब आप ये मुझे मैसेज ना भेजें, लेकिन तनवीर अलियास साहब ने बकौल इनको मैसेजेस भेजने का सिलसिला जारी रखा। जिसके बाद ख्वाजा फ़हीम साहब के मुताबिक इस वीडियो के अंदर ये बता रहे हैं कि वो साइबर क्राइम्स विंग है FIA के और वहाँ पर जाकर उन्होंने दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे इस तरीके से हरास किया जा रहा है सरदार तनवीर अलियास की जानिब से। अब सरदार तनवीर अलियास आपको मालूम है कि एक बहुत ज़्यादा अमीरो कबीर आदमी हैं। सरदार तनवीर अलियास साहब अमीरो कबीर आदमी हैं, लिहाजा उन्होंने अपना जो असर रसूख है वो इस्तेमाल किया और साइबर क्राइम विंग FIA के अंदर उस दरख्वास्त की कुछ ज़्यादा पेश रफ्त नहीं हो सकी, जिसके वजह से ख्वाजा फ़हीम साहब ने ये मामले को उठाया और जाके एडिशनल ये जो सेशन कोर्ट है उसके अंदर उन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी कि FIA मेरी दरख्वास्त के ऊपर ना कार्रवाई कर रहा है, ना FIR दर्ज कर रहा है, बल्कि उल्टा मुझे कह रहा है कि जनाब आप ये दरख्वास्त वापस ले लें, क्योंकि उनको वहाँ पर कुमाल पानी लग गया। अच्छा, ये जो एडिशनल सेशन जज हैं मोहम्मद अता रब्बानी साहब, इन्होंने ये मामला देखा और उसके बाद ये जो ख्वाजा फ़हीम साहब हैं इनके मोबाइल का कराया गया फोरेंसिक ऑडिट। उस ऑडिट के नतीजे में ये बात साबित हो गई कि ख्वाजा फ़हीम साहब को जो मैसेजेस आए, जो वीडियोज़ आई, वो भेजी गई सरदार तनवीर अलियास के मोबाइल फ़ोन से। ये फोरेंसिक रिपोर्ट FIA ने जमा करा दी अदालत के अंदर। ये रिपोर्ट इस वक्त अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसके बाद अदालत ने हुक्म दिया साइबर क्राइम विंग को और पुलिस को कि जनाब इस मामले के ऊपर आप तहकीकात करें और मुकदमा दर्ज करें, लेकिन वो मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हो सका और ये फरियाद है इस वक्त ख्वाजा फ़हीम साहब की। अच्छा, इसका पहलू एक तो ये है कि एक जानिब जो सरदार तनवीर अलियास साहब हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और उनके लिए इस वक्त जो पोटेंशियल थ्रेट है वो आ रही है बैरिस्टर सुल्तान महमूद की तरफ से।
اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ دونوں جو امیدوار ہیں یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے بھرپور تگ و دو کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود کے خلاف خبریں شائع ہو رہی ہیں مختلف اخبارات کے اندر، ایون آرٹیکلز شائع ہو رہے ہیں، بلکہ جو ایکسپریس ٹریبیون ہے اس کے اندر ایک مکمل آرٹیکل شائع ہوا جس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بیرسٹر سلطان محمود سے زیادہ نااہل آدمی، نالائق آدمی، نکما آدمی پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزرا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا بیرسٹر سلطان محمود صاحب پر اس آرٹیکل کے اندر کہ جناب یہ جو ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی میں آصف زرداری صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور آصف زرداری صاحب کے دور میں یہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں آزاد کشمیر کے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سے بندے کا تعلق ہو، پیپلز پارٹی کے دور کے اندر وزیر اعظم رہ چکا ہو اور اس نے کرپشن نہ کی ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر بیرسٹر سلطان محمود کو وزیر اعظم آزاد کشمیر عمران خان صاحب نے بنایا تو اس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر ایک مرتبہ پھر کرپشن کا دورہ ہو جائے گا، لہٰذا بیرسٹر سلطان محمود کو کسی صورت وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے۔ یہ خبریں یقینی طور پر بیرسٹر صاحب تک بھی پہنچی اور بیرسٹر صاحب نے اس کی شکایت بھی کی، اور بیرسٹر صاحب نے اس کی شکایت کی پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین کو جن کا نام ہے شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات سنی اور شاہ محمود قریشی نے کہا یار بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں اس پر بات کروں گا، کیونکہ جس وقت بیرسٹر صاحب تھے پیپلز پارٹی میں اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب بھی پیپلز پارٹی میں تھے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بیرسٹر سلطان محمود ہیں ان کو پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں لانے کا جو کریڈٹ ہے وہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس ہی جاتا ہے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کو پتہ چلا، شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو کہا کہ اچھا میں آپ سے آپ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، اور آپ کے یہ جو تحفظات ہیں یہ میں وزیر اعظم کو اس کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ اب دوسری جانب یہاں پر معاملہ رکا نہیں، ایک طرف تو اٹیک ہو گیا بیرسٹر سلطان محمود پر، تنویر الیاس صاحب نے بقول بیرسٹر سلطان محمود اور ان کے قریبی حلقوں کے کہ یہ جو ان کے خلاف خبریں شائع ہو رہی ہیں، جو آرٹیکل شائع ہو رہے ہیں، یہ تنویر الیاس صاحب اس کو سپانسر کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے جو خبریں، خاص طور پہ یہ جس طرح کی یہ جو خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ابھی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی، اس قسم کی خبریں دوبارہ میڈیا پر آنا شروع ہو گئیں، اور یقینی طور پر اگر ایک عمل ہوا ہے تو اس کا کوئی رد عمل بھی آئے گا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بیرسٹر سلطان محمود کا ہاتھ ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر اجلاس ہوتا ہے بنی گالہ میں آج سے 2 دن پہلے۔ اس اجلاس کے اندر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے ناموں پر غور ہوتا ہے، اور 2 نام پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک کا نام ہے سردار تنویر الیاس اور دوسرا نام ہے بیرسٹر سلطان محمود۔ جس وقت یہ ان کا نام پیش ہوتا ہے تنویر الیاس صاحب کا، تو وہاں پر موجود 5 لوگ موجود تھے۔ اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اس کے اندر پرویز خٹک صاحب تھے، مراد سعید تھے، علی امین گنڈا پور تھے، اور آزاد کشمیر کی ایک اور شخصیت تھی۔ وہ وہاں پہ 5 لوگ یہ موجود تھے، اور چھٹے عمران خان صاحب تھے۔ اس اجلاس کے اندر جب نام پٹ ہوتا ہے کہ جناب فاروق حبیب صاحب تھے 5ویں لوگ، جب یہاں پہ نام پٹ ہوتا ہے تو اس پہ یہ کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اعتراض آتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے کہ جناب یہ جو ہیں تنویر الیاس صاحب، ان کی جو ایک ویڈیو ہے وہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے، جس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ میں نے بھی وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹریٹجک اداروں کی سپورٹ حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ والی خبر جس کے اندر بریگیڈیئر نعیم صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، جموں کشمیر ٹائمز میں وہ خبر شائع بھی ہوئی تھی کہ جناب بیرسٹر یہ جو ہیں تنویر الیاس صاحب، انہوں نے وزیر اعظم بننے کے لیے ایک فوجی افسر کو 1 ارب روپے رشوت کی پیشکش کی تھی، بلکہ نہ صرف پیشکش کی تھی بلکہ ان کو 10 کروڑ روپے ٹوکن کے طور پر ادا بھی کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جناب یہ آپ ٹوکن پکڑیں، میں وزیر اعظم بن گیا تو باقی 90 کروڑ آپ جس ملک میں کہیں گے، جیسے کہیں گے، وہ 90 کروڑ روپے آپ کو ادا کر دیے جائیں گے۔ جب یہ خبر پہنچی فوج کے اعلیٰ ترین حکام پر GHQ میں، تو GHQ نے اس کا نوٹس لیا، اور جس کے نتیجے میں جو بریگیڈیئر نعیم صاحب ہیں ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، ان کی جگہ پر ایک نئے افسر کو وہاں پہ تعینات کر دیا گیا۔ اب اس کے نتیجے میں یہ ان کا جو معاملہ تھوڑا سا شیکی ہو گیا، لیکن عمران خان صاحب نے چونکہ ان کو بہت زیادہ استعمال کیا ہوا ہے، استعمال ان اے سینس کہ آزاد کشمیر کی جو پوری الیکشن کیمپین تھی پی ٹی آئی کی، اس کو سپانسر کیا تھا تنویر الیاس صاحب نے۔ تنویر الیاس صاحب نے وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ، وہاں پہ انتخابی آفیسز بنانے کا خرچہ، وہاں پہ بینرز کا خرچہ، جھنڈوں کا خرچہ، جو لوگوں کے لیے جو آمد و رفت اور کھانے پینے کا سامان تھا سارا کا سارا، اس کا خرچہ تنویر الیاس نے اٹھایا۔ ایک جانب 1 ارب روپے میں سے 10 کروڑ آلریڈی ادا کر چکے، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین پر پی ٹی آئی کو الیکشن جتوانے کے لیے، جوڑ توڑ کرنے کے لیے، لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے، لوگوں کو بٹھانے کے لیے بھی تقریباً
1 अरब रुपए इनका खर्च हो गया। अब इमरान खान साहब ने चूँकि इनके पैसे थे वो लगवा दिए, ATM को अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया। अब उनके नज़दीक इस बंदे की वैल्यू इतनी ज़्यादा रह नहीं गई, और उसके बाद उन्होंने कहा यार ये बात आप ठीक कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर हमने इस वक्त इनको लगाया वज़ीर आज़म तो ये तासुर बड़ा क्लैरिटी में आ जाएगा सामने कि ये फ़ौज की तरफ से इनको हमने लगवाया है, क्योंकि इन्होंने फ़ौज को पैसे दिए थे, और हम किसी सूरत पाकिस्तान के फ़ौज जैसे कौमी इदारे को हम इस तरीके से बदनाम नहीं कर सकते। लिहाजा इस पर अभी हम गौर करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद का मामला आया तो वहाँ पर जो दूसरा फरीक था, अली अमीन गंडापुर एंड मुराद सईद एंड कंपनी, उनकी तरफ से ये जो आर्टिकल्स छपे थे ट्रिब्यून के अंदर और दीगर जगहों पर जो खबरें शाया हुई थी, वो इमरान खान साहब के साथ शेयर कर दी गई, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा यार अगर बात इनकी ठीक है तो बात आपकी भी ठीक है। लिहाजा उन्होंने नहायत चालाकी के साथ, नहायत खूबसूरती के साथ वो 2 लोग जो वज़ीर आज़म बनने के लिए अपने CVs इमरान खान साहब को पेश कर चुके थे, उनको बड़ी खूबसूरती के साथ ना सिर्फ उंगलियों पर नचाया, अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन ना सिर्फ चलवाई बल्कि लोगों का ख़र्चा भी कराया, फिर नहायत खूबसूरती के साथ दोनों को मुतनाज़ करके साइड लाइन कर दिया गया। अब वज़ीर आज़म के लिए 2 उम्मीदवारों का नाम इस वक्त चल रहा है मार्केट के अंदर, तो आपको इस वक्त बैरिस्टर सुल्तान और तनवीर इलियास का नाम ही आपको मिल रहा होगा, लेकिन हकीकत में इमरान खान साहब जिन 2 लोगों के नामों पर बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर गौर कर रहे हैं, उनमें से एक हैं चौधरी अनवारुल हक और दूसरे हैं ख्वाजा फारूक साहब। इन दोनों नामों पर गौर किया जा रहा है, जिनमें से किसी एक शख्सियत को मेरे ज़राए ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज कर दिया जाएगा। इनमें से इनके अलावा भी हो सकता है, क्योंकि असल फ़ैसला तो इमरान खान साहब ने नहीं करना, असल फ़ैसला तो किसी जगह से को फाल निकलेगी उसके नतीजे में होगा। अब अगर फाल दोबारा तनवीर इलियास के नाम पर निकला है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो हकीकत है इस वक्त वो ये है। अब जब तनवीर इलियास साहब को उस इजलास के अंदर की गई कार्रवाई और उनके ऊपर होने वाले एतराज़ात के बारे में बताया गया तो वो खासे परेशान हुए, और उसके बाद उन्होंने उसी जगह पर रब्ता किया जहाँ पर उन्होंने 10 करोड़ रुपए का टोकन दिया था, यानी कि 2 बंदों के दरमियान कोई तीसरा बंदा भी था ना जिसने इन दोनों के दरमियान को रब्ता कराया होगा। ये तो नहीं हो सकता कि बंदा उठा सीधा दरवाज़ा खोल अंदर चला गया, जी अस्सलाम वालेकुम मैंने वज़ीर आज़म बनना है, ये लें 10 करोड़ रुपया और बाकी पैसे मैं आपको बाद में दूंगा। यकीनी तौर पर कोई मिडल मैन होते हैं दरमियान में जो ये सारी डील्स वगैरह कराते हैं, लिहाजा उन मिडल मैन्स के साथ रब्ता किया गया है तनवीर इलियास साहब की तरफ से। उनसे कहा गया कि यार ये देखो मेरे तो अच्छा खासा इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और इन्वेस्टमेंट के नतीजे में मुझे कामयाबी तो इलेक्शन में अगरचे मिली है, मैं अपनी सीट निकाली है, लेकिन उसके बाद ये जो बदनामी मिल रही है ये मुफ्त में आ रही है, और उसके चक्कर में इस बदनामी के साथ साथ जो वज़ीर आज़म की कुर्सी है वो भी नहीं मिल रही, तो बताएं मुझे कितने नफलों का सवाब। तो वहाँ से अभी तक उनको कोई, जहाँ से उन्होंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी अच्छा मैं बात करके आपको बताता हूँ, वहाँ से अभी तक उनको कोई वाज़े और 2 टोक जवाब नहीं मिल सका। अब जो दरवाज़े मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि एक दरवाज़े के 2 क्वाड होते हैं ना, एक तो ऑलरेडी बंद हो गया था उस 2 वीडियोस के बाद कि जब उन्होंने कहा था कि जनाब स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाने वाले इदारे इस वक्त हमारे साथ लूप में हैं और वो हमारे इन फैसलों को मुकम्मल तौर पर इंडोर्स करते, जब उन्होंने रशीद तुराबी साहब को बिठाने का फ़ैसला किया था। और उसके साथ साथ वो जो ख़बर है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था, जो उन्होंने टोकन पे किया था, उसने एक दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ये जो दूसरा दरवाज़ा है ये सब मिलके बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये दरवाज़ा इनके लिए तो बंद हो, दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और इमरान खान साहब के लिए यकीनी तौर पर इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा आसानी है कि वो इस सूरत हाल को अच्छे तरीके से एक्सप्लाइट करके आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म लेके आ सकते हैं। वो वज़ीर आज़म कौन होगा? इसमें से मुमकिन तौर पर 2 नाम मैंने आपको बताए हैं, इसमें से कोई तीसरा भी हो सकता है। लेट्स सी इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।